यहाँ लैक्टिन पाथवे पढ़ लिए थे, उसके पहले अल्टरनेट पाथवे तो आज पढ़ेंगे, उसके पहले क्लासिकल पाथवे पढ़े थे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का। आज हम लोग अल्टरनेट पाथवे पढ़ेंगे। अल्टरनेट पाथवे भी जो है एक्चुअली इसके अंदर जब जाएंगे तो आप देखोगे immune system recognition response effector response. मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो अल्टरनेट पाथवे भी पढ़ेंगे, तो इसके अंदर भी 3 तरह का है इनिशिएशन इवेंट है। पहले मेन वाला देख लेंगे, फिर बाद में 2 बताएंगे। एक तो होता है जिसमें टिक ओवर ऑफ C3 कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट होता है। टिक ओवर का मतलब हम बताएंगे आपको भी। दूसरा है जिसमें प्रोपर्डीन जो है वो spontaneously it can start the alternate pathway on its own. ओके, एक तो टिक ओवर से भी on its own alternative pathway can be started, और दूसरा है प्रोपर्डीन। ये मॉलिक्यूल जो है, बाबुल आ गया है। प्रोपर्डीन जो है वो क्या बोलते हैं, प्रोपर्डीन के बारे में आपको हम आगे बताएंगे। प्रोपर्डीन एक्चुअली जो है स्टेबलाइजिंग मॉलिक्यूल है। तो ये स्टेबलाइज करता है एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स को। तो प्रोपर्डीन इटसेल्फ कैन स्टार्ट द अल्टरनेटिव पाथवे। और तीसरा तरीका क्या है कि दूसरे टाइप के कुछ सीरीन प्रोटीएजेज होते हैं, प्रोटीएजेज हैं ब्लड में, जैसे कि फॉर एग्जांपल थ्रोम्बिन एंड अदर सीरीन प्रोटीएजेस। थ्रोम्बिन जैसे आप थ्रोम्बिन क्या काम करता है ब्लड में? क्लॉटिंग में ये इन्वॉल्व है ना, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन एंजाइम, जिससे कि आपका ब्लड क्लॉट करता है। यानी कहीं पर इंजुरी हो गया तो ब्लड को रोकने के लिए वो थ्रोम्बिन एक्टिवेट कर देता है। ओके, थ्रोम्बिन एक्टिवेट होता है, पूरा पाथवे है, और लास्ट में थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजेन सोल्यूबल प्रोटीन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। उसी तरह थ्रोम्बिन जो है अल्टरनेटिव पाथवे में स्टार्ट कर सकता है। थ्रोम्बिन भी उसके अंदर कैपेबिलिटी है। कैसे करता है? थ्रोम्बिन C3 जो कंपोनेंट है इसको प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज कर सकता है थ्रोम्बिन। तो इसको क्लीवेज करके C3A C3B बना दिया, तो देन अल्टरनेटिव पाथवे कैन बी स्टार्टेड। आगे हम लोग देखेंगे कैसे करता है। पहला, ये तो तीसरा टाइप का हो गया। तो फर्स्ट वाला जो है जिसमें टिक ओवर ऑफ C3 to C3H2O, इसका क्या मतलब है? टिक ओवर C3H2O, C3 जब सिंथेसाइज होता है तो इट इज सिंथेसाइज्ड इन एन इनएक्टिव फॉर्म। ओके, नो, पहले आप ये समझिए कि C3 जो है इट इज सिंथेसाइज्ड एंड देन एक्चुअली इसके अंदर में एक थायोस्टर बॉन्ड है जो कि हाईली ससेप्टेबल फॉर द रिडक्शन। देयर इज वन सच थायोस्टर बॉन्ड, और उस थायोस्टर बॉन्ड में H2O जो है आपका जाकर के एब्जॉर्ब हो गया, रिड्यूस हो गया जाकर के C3 में। H2O जो है रिड्यूस, उसके बाद थायोस्टर बॉन्ड जो है टूट जाता है, जिसकी वजह से C3 जो है एक्टिव हो जाता है। नाउ द C3 कैन वर्क एज C3B। C3 को एक्टिव करने के लिए क्या कर रहा था? पहले C3 कन्वर्टेज एंजाइम जो है इस सब पाथवे में, लैक्टिन और क्लासिकल पाथवे में C3 कन्वर्टेज एंजाइम जो है C3 को क्लीव कर रहा था C3A एंड C3B में। ये काम था C3 कन्वर्टेज एंजाइम का। लेकिन C3B बनाने के लिए C3 कन्वर्टेज एंजाइम बन रहा है इस पाथवे से, लैक्टिन पाथवे से, क्लासिकल पाथवे से। अल्टरनेटिव पाथवे में क्या स्ट्रेटजी अपनाया कि इसने C3 एक्चुअली क्लीव होगा, तब C3 भी एक्टिव बनेगा जो आगे फॉर्मेशन में काम आएगा। तो
C3 को ही एक्टिव कर दिया गया बिना क्लीवेज किए हुए। एक थायोस्टर बॉन्ड को हाइड्रोलाइज कर दिया गया, जिससे क्या हुआ, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल खुल गया और उसका एक्टिव साइट ओपन हो गया, जिसकी वजह से अब C3 इज वर्किंग एज C3b। अब C3b के तरह C3 एक्ट करने लगा, तो देन अल्टरनेट पाथवे में स्टार्ट होने के लिए, जैसे क्लासिकल पाथवे स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के लिए क्या जरूरी है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेज एंड C1 कॉम्प्लेक्स चाहिए स्टार्ट होने के लिए। इसमें क्या था, आपका MBL चाहिए था, और पैथोजन का सरफेस पर जो पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल है वो चाहिए था। तो वो तो है ही, पैथोजन तो आया ही, तो वो तो प्रेजेंट है ही। ब्लड में हमारी तरफ से क्या चाहिए था, लैक्टिन, वो मौजूद है। तो ये वो पाथवे स्टार्ट करेगा। और यहाँ क्लासिकल पाथवे में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जब बना, देन इट विल बी स्टार्टेड। टी कवर पाथवे, इसका विकास बाद में हुआ, इवोल्यूशन में बाद में आया, क्योंकि पैरासाइट अगर बाईपास कर गया स्ट्रेटेजी के द्वारा, एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो ये क्लासिकल पाथवे नहीं स्टार्ट हो पाएगा। पैरासाइट जो है सो पैथोजन जो है स्ट्रेटेजी के थ्रू बाईपास करता है, तो एंटीबॉडी नहीं आएगा इन सफिशिएंट अमाउंट में, तो क्लासिकल पाथवे कैन नॉट बी स्टार्टेड। और इससे भी अगर बच गया तो कुछ ऐसा पैटर्न रिकॉग्निशन, पैथोजन जो है अपने सरफेस को मॉडिफाई कर लिया, तो अब वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। तो ये बाद में ये पाथवे, सम पैथोजेंस हैव adopted these strategies to bypass these two pathways। तो अब क्या किया, लाइफ फॉर्म जब इवॉल्व हो रहा है, कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म लाइक अस, तो क्या किया, C3b प्रोडक्ट। आप देखोगे इसमें मेन क्या है, इस सब पाथवे की वजह से C3b प्रोडक्शन इज द मेन थिंग। ये सबसे जरूरी है C3b बनना। तो C3b बनने के लिए C3 कन्वर्टेज एंजाइम चाहिए था, अब इसको बाईपास कर दिया, इस तो ये अब C3 कन्वर्टेज एंजाइम नहीं बन रहा है। ओके, तो क्या होगा, देखो शिल्पी भी आ गई है, BSc की 16 गई, ठीक। तो क्या थे, C3b बनाने के लिए, तो C3b बनाने के लिए C3 कन्वर्टेज एंजाइम बनना जरूरी था। C3 कन्वर्टेज एंजाइम बनने के लिए ये पूरा हो रहा था मैकेनिज्म, लैक्टिन एंड क्लासिकल पाथवे। तो C3 कन्वर्टेज एंजाइम बनाने के लिए क्या किया, इसने एक दूसरा तरीका अपनाया, अगर ये दोनों बाईपास हो गया हो तो। चूंकि C3b में जो प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी C3 में भी होगा, अगर कुछ हम इसको मॉडिफाई कर दें बिना इसको क्लीव किए हुए, तो उस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज किया जा रहा है। एक थायोस्टर बैंड को हाइड्रोलाइज कर दिया गया H2O से, एंड देन इसमें तो दो तीन कंपोनेंट लग रहा है आपका, ठीक है। एक तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स और C1 कॉम्प्लेक्स इनिशिएट करने के लिए इसमें पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल एंड पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर लैक्टिन पाथवे में। एंड इन दिस अल्टरनेट पाथवे, अल्टरनेटिव पाथवे में ज्यादा कंपोनेंट लग रहे। पहले तो एक तो C3 है, देन फैक्टर B, देन फैक्टर D, एंड एक फैक्टर P होता है, दैट इज प्रॉपर D। तो याद रख लो BDP, CBDP, ये इसको स्टार्ट करने में लगा। C3b, फैक्टर B, फैक्टर D एंड फैक्टर P, दैट इज प्रॉपर D। क्या हुआ, C3 का जब एक थायोस्टर बॉन्ड जब हाइड्रोलाइज हो गया, तो देन C3 विल एक्ट एज C3b। जब C3b की तरह ये एक्ट करेगा, देन फैक्टर B हैज द प्रॉपर्टी टू बाइंड विथ C3b। नाउ फैक्टर B which is dissolved in the plasma can bind to this C3। C3 से बाइंड करने के बाद जो है सो फैक्टर B जो है C3b क्लीव्स द फैक्टर B into a small fragment that is BA and a large fragment BB। क्या, तो BB जो है वो बाइंड किया C3 के साथ पहले, तो C3BB हो गया। तो दैट विल वर्क एज योर C3BB
इस बी को भी भूल जाओ, अभी हम बताएंगे आपको। पहले तो C3 भी टिक ओवर होके हुआ। एक्चुअली क्या होता है, पहले एक्वस फेज में C3 कन्वर्टेज एंजाइम बनता है, देन C3 कन्वर्टेज एंजाइम इसमें अल्टरनेटिव पाथ में फिर मेम्ब्रेन बाउंड हो जाता है। तो स्टार्ट होता है एक्वस फेज में। कैसे कि C3 तो डिजॉल्व स्टेट में है। समझ में आ रहा है मेरी बात आप लोगों को? हेलो, यस आप लोग समझ पा रहे हैं? फिर से सुनिए ध्यान से। तो देखिए, म्यूट कर लीजिए। पहले जो है आप देखिए, ये कहाँ हो रहा है, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, और ये भी पैथोजन सरफेस पर हो रहा है, मेम्ब्रेन बाउंड है, ये दोनों मेम्ब्रेन बाउंड है। ओके, क्लासिकल एंड लेक्टिन। बट अल्टरनेटिव पाथवे जो पहले स्टार्ट हुआ, अब देखिए C3 जो है वो आपका डिजॉल्व स्टेट में है, प्लाज्मा में है, किसी सरफेस पर तो बाउंड है नहीं, और ये टिक ओवर हो गया उसका। ओके, टिक ओवर होने के बाद भी ये क्या है, प्लाज्मा में है, आपका डिजॉल्व स्टेट में, और डिजॉल्व स्टेट में ही फैक्टर बी बाइंड किया है। तो अभी जो C3 कन्वर्टेज एंजाइम है जो पहले बनता है अल्टरनेटिव पाथवे में, वो होता है C3 कैपिटल बी स्मॉल बी, ओके, H2O ब्रैकेट में लिख देते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये एक्वस फेज का C3 कन्वर्टेड एंजाइम है। ओके, दैट इज C3BB एंड ब्रैकेट में H2O। अब एक बार एक्वस फेज में C3 कन्वर्टेड एंजाइम आ गया, नाउ दिस C3 कन्वर्टेड एंजाइम हैज द प्रॉपर्टी, इट इज नॉट दैट मच एफिशिएंट, it will produce a small amount of C3b, not that much potent C3 convertage enzyme जो ये सब पहले वाला बना था, ये छोटा मात्रा, कम मात्रा में C3b बनाएगा। ठीक है, अब C3b एक बार बन गया तो then this C3b will bind to factor B again in the presence of factor D। factor D एंजाइम है आपका। ओके, तो C3b अब फैक्टर डी इसको क्लीव कर दिया, तो देन इट इज BB एंड BA, तो C3b BB प्रोड्यूस हो गया। ओके, तो इसके लिए क्या हुआ लगा, एक बार एक्वस फेज में एंजाइम प्रोड्यूस हुआ, उसके बाद C3b जो ऑप्सोनाइज हुआ है, यहां से ऑप्सोनाइन हो गया पैथोजन के सरफेस पर, उस C3b से फैक्टर B जाकर के बाइंड कर गया। फैक्टर B बाइंड करने के बाद फैक्टर डी भी है प्लाज्मा में मौजूद, फैक्टर डी इसको क्लीव कर दिया फैक्टर बी को, तो नाउ द प्रोडक्ट इज योर C3b BB। तो जरूरी है कि पहले क्या होगा, एक्वस फेज में एंजाइम आया, प्रोड्यूस हुआ, दैट इज C3BB H2O। ठीक है, फिर C3b प्रोड्यूस हुआ, C3b प्रोड्यूस होने के बाद देन टू द C3b मेम्ब्रेन बाउंड C3b फैक्टर B will go and bind, and factor D, this is the enzyme, in the presence of this enzyme this will be cleaved and this C3b BB will be produced। अब P को अभी भूल जाओ, अभी थोड़ी देर के लिए P बताएंगे। एक्चुअली एंजाइम यही है, एंजाइमेटिक एक्शन इतने का ही है, C3b BB, या एक्वस फेज वाला जो पहले प्रोड्यूस हुआ C3BB H2O, और मेम्ब्रेन बाउंड C3b BB। ओके, तो ये एक बार कॉम्प्लेक्स जब बन जाता है जो कि आपका मेम्ब्रेन बाउंड है, ओके, एक्वस फेज में नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड वाला जो एंजाइम है, टू दैट factor P goes and bind, because half life of that C3 converted enzyme is only 90 seconds। ये तो आप कहोगे कि सर ये जब अपने से स्वतः हो रहा है तो हमारे बॉडी में तो फिर तो C3 कन्वर्टेड एंजाइम कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन हो रहा है उसका, फिर इसका मतलब क्योंकि C3 भी मौजूद है, पानी तो ब्लड में भरा हुआ है ही पूरा पानी, H2O से टिक ओवर होता होगा और अल्टरनेट पाथवे स्टार्ट हो जाता होगा। तो ये बात सही है, हाँ यही होता है। हम लोग को इतना सेक्रीफाइस करना पड़ता है प्रोटीन का। देखिए क्या होता है, इस पैथोजन से बचने के लिए
अब क्या किया इसने, पैथोजन ने दोनों पाथवे को, स्पेशल पैथोजन जो है इस पाथवे को बाईपास कर दिया, तो अब C3b नहीं बन रहा है। C3b नहीं बन रहा, तो हम क्या किए, हमारा इवोल्यूशन बॉडी सिस्टम C3b कहा कि चलो कोई बात नहीं, कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस करते रहो हमेशा, थ्रू आउट, कॉन्स्टिट्यूटिवली, दिन रात 24 घंटा करते रहो, जब भी आएगा मार देंगे उसको। तो अब कॉन्स्टिट्यूटिवली प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन इसमें खतरा भी है। क्यों? क्योंकि C3b जो है जब प्रोड्यूस होगा तो साथ में C3a भी प्रोड्यूस होगा, तो जितना ज्यादा C3b बनेगा उतना ज्यादा एनाफिलाटॉक्सिन भी बन जाएगा। C3a उसका काउंटर, ये सब दो धारी तलवार है, एक तरफ, इसीलिए बैलेंस है ये हमारा सिस्टम। एक तरफ C3b आपकी रक्षा करने में काम आ रहा है, दूसरी तरफ C3b का जो टूट के निकला एक भाई अलग, एनाफिलाटॉक्सिन कम मात्रा में तो ठीक है, एनाफिलाटॉक्सिन कम मात्रा में ठीक है, ओके, इट इज प्रोटेक्टिव बिकॉज इट इनिशिएट्स द इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस प्रोसेसेस। लेकिन अब C3b ज्यादा बनेगा तो C3 आप कभी भी निकालोगे ना द रेशियो ऑफ C3a एंड C3, इट विल बी कांस्टेंट, जितना C3 है उतना C3b दोनों के बीच में आपको कोरिलेशन मिलेगा। तो C3a जितना C3b प्रोड्यूस होगा उतना C3a भी प्रोड्यूस होगा, तो उतना ज्यादा एडवर्स, इधर ज्यादा प्रोटेक्शन का मतलब इधर एडवर्स रिएक्शन। तो ठीक है, तो सेल क्या किया, इम्यून सिस्टम क्या किया, इस एक कम मात्रा में C3b हमेशा बनते रहे, ये इंश्योर कर लिया। अब तो कम मात्रा में C3b बनेगा तो कम मात्रा में C3a भी बना, तो ठीक है उसको मैनेज कर लेगा। अब C3b कम मात्रा में बन रहा है, लेकिन वो मात्रा जो है सफिशियंट नहीं है, कंप्लीट अल्टरनेटिव पाथवे को इफेक्टिवली इनिशिएट तो हो जाएगा लेकिन प्रोटेक्शन के लिए सफिशियंट नहीं है। तो क्या कर रहा है, एम्पलीफाई करता है बाद में। इस प्रोसेस पर जैसे ही पैथोजन रिकॉग्नाइज हो गया तब एम्पलीफाई कर देता है। ऐसे ये कंटिन्यूअसली थोड़ी थोड़ी मात्रा में C3b बनते रहता है। कैसे होता है, C3 जो है जब बनता है उसके बाद ये जो है इसका इस कन्वर्ट हो जाता है, चूंकि वाटर है आपका, तो ये इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज द एक्टिव फॉर्म टू स्टार्ट द अल्टरनेटिव पाथवे। once C3 is synthesized within 90 minutes it will be, मतलब हाफ लाइफ है, आधा जो डीएक्टिवेट हो जाएगा। ये कंटिन्यूअसली नया नया बनते रहता है और तुरंत तुरंत डीएक्टिवेट हो जाता है। तो आप जानिए कि सिर्फ आपके बॉडी में अगर कंपोजिट ब्लड में निकाला जाए कि C3 कितना है और C3H2O कितना है, तो C3H2O ही बेसिकली कर रहा है अल्टरनेटिव पाथवे स्टार्ट। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? यस सर। यस सर। तो C3 दीपा को क्या हो गया? ठीक है, तो C3 जो है आपका, C3 जो एक्चुअली परसेंटेज है C3H2O सिर्फ रहता है 0.05%, क्योंकि इमीडिएटली जो है ये इनएक्टिव हो जाता है। ओके, तो अब जो है आपका, एक सेकेंड, मैसेज आया, कौन कॉल करता है? हेलो। तो हम कहाँ थे? 0.5% ही जो है इमीडिएटली कन्वर्ट हो पाता है C3H2O में। ओके, अगर ये तुरंत ये कन्वर्ट नहीं हो इसमें, तो देन रेस्ट ऑफ द C3 विल बी इनएक्टिवेटेड।
तो इमीडिएटली ये कन्वर्ट होता है। तो उस इमीडिएटली कन्वर्ट होने के चक्कर में भी सिर्फ 0.1% ही है। अगर 200 मॉलिक्यूल बना C3 का, तो एक मॉलिक्यूल जो है कन्वर्ट हो जाएगा C3H2O। तो इस तरह से भी सेल इंश्योर करता है इसका कम मात्रा में C3 भी बनते रहे। तो अब एक C3H2O हो गया, तो देन इट विल प्रोड्यूस C3B इन स्मॉल अमाउंट। अब C3B जब स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस हो गया, तब अगर पैथोजन है ब्लड में, तो C3B का प्रॉपर्टी है पैथोजन के सरफेस पर बाइंड कर जाएगा। वंस इट बाइंड्स टू द पैथोजन सेल सरफेस, देन फैक्टर B आ जाएगा, विल इमीडिएटली बाइंड टू इट, और वो जो एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स बनेगा दैट इज मेम्ब्रेन बाउंड, उसका इफिशियंसी कहीं ज्यादा रहेगा इस वाले से, एक्वस फेज में जो एंजाइम है, और वो लार्ज अमाउंट में C3B को बना देगा। तो ये लार्ज अमाउंट में जब C3B बना, तो वो क्या हो रहा है, एम्प्लीफिकेशन हो रहा है। फिर वो कब बन रहा है, तभी बन रहा है जब पैथोजन आया